हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जो लोग पहले से जुड़े हैं उन लोगों को सभी लोगों को पता होगा, बिहार एससीईआरटी की आपकी 6 से 8 तक की जो बुक्स चल रही हैं, 6 से 8 तक की, उसमें आपकी भूगोल आपकी कक्षा 6 से 8 तक कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इतिहास में आपका कक्षा 7 तक का कंप्लीट हो चुका है, कक्षा 8 का स्टार्ट हो गया, मुश्किल से 4-5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा विज्ञान भी आपका कंप्लीट मतलब 7 तक कंप्लीट हो गया है लगभग, और अर्थ स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो आपकी ये 3 किताबें चल रही हैं, ये कंप्लीट होने वाली हैं बिल्कुल। अब लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर जो पॉलिटी है मतलब राजनीतिक शास्त्र है उसको भी कंप्लीट कर दीजिए। तो आज से हम लोग यहाँ पर जो राजनीतिक शास्त्र मतलब पॉलिटी की बुक है वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की जो कक्षा 6 की जो किताब है इसमें टोटल 7 चैप्टर हैं, 1 से लेकर 7 तक। इसमें जो तीसरा और 7वां चैप्टर है इसमें देखिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी है जिससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। 7वां चैप्टर जो सड़क सुरक्षा से संबंधित है, जिसमें ये सब दिया गया है, लाल बत्ती रुकने के लिए रुकने का संकेत देती है, पीली बत्ती वेट करने का संकेत देती है, हरी बत्ती चलने का संकेत। तो ये सब चीज़ें दी गई हैं, ये सब चीज़ें आपको पहले से पता है। आज की वीडियो में हम लोग पूरा आपका जो 6 क्लास है उसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसमें आपका तीसरा और 7वां चैप्टर छोड़ के बाकी 1 से लेके और 6 तक के सारे चैप्टर्स आपके मतलब पूरा कक्षा 6 एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बहुत ज़्यादा मैटर है नहीं इसमें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सच में नहीं पता होंगी, इसलिए आप लोगों को पूरी वीडियो देखनी चाहिए। 15 से 20 मिनट में पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी कक्षा 6 की। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और कहनी है, देखिए मैं व्यूज़ पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। बहुत लोगों ने मुझसे कहा था कि सर व्यूज़ पे ध्यान मत देना, बस पूरा करा दीजिए। ठीक है, बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, बाकी चीज़ों पे कुछ भी मैं डालता हूँ उस पर 1000 के आसपास व्यूज आ जाते हैं, लेकिन इस पर कहीं 40, कहीं 50, कहीं 60 आते हैं। मैं व्यूज पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोगों का जो बुक्स है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है, शेयर करने के लिए भी नहीं कहूँगा, कुछ करने के लिए नहीं, बस आप लोग देखिए नोटिफिकेशन अगर ना आता हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल वर्धन एकेडमी मतलब ज्वाइन कर लीजिए। जिससे क्या होगा, अगर मैं इधर भी वहाँ भी वीडियो डाल दिया करूँगा, जिससे अगर इधर नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कभी कभी यूट्यूब नहीं भेजता है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक ही वीडियो में पूरा कक्षा 6 कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसमें जो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ उन्हीं को देखेंगे, बहुत कम मैटर है कक्षा 6 में टोटल, तो सारी जितना है वो एक ही वीडियो में कंप्लीट करते हैं। ठीक, इसमें देखिए बिहार के लोग लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा कहाँ का है? बिहार का। मक्के की रोटी और सरसों का साग ये पंजाब का है। पश्चिम बंगाल के लोग मछली और चावल बड़े चाव से खाते हैं। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के लोग इडली, डोसा और सांभर खाना पसंद करते हैं। ठीक, अब ये पहला चैप्टर है, तो इसमें उसी तरीके से कक्षा 6 में थोड़ा मैटर कम मतलब थोड़ा नॉर्मल है। फिर 7th और 8th में जितना आगे बढ़ेंगे, जैसे ज्योग्राफी और इतिहास में बहुत अच्छा मैटर आगे मिला, वैसे ही इसमें भी मिलेगा। ठीक है, बिहार का मशहूर पर्व कौन सा? छठ। छठ पूजा सबसे ज़्यादा मशहूर कहाँ है? बिहार में। दुर्गा पूजा कहाँ की है? पश्चिम बंगाल। और गणेश उत्सव सबसे ज़्यादा मनाया जाता है महाराष्ट्र में, सबसे फेमस है। ठीक है, केरल में ओणम और झारखंड में सरहुल पर्व मनाया जाता है। तो ये पर्व आपको पता होने चाहिए, स्पेशली सारे पता होंगे, झारखंड का याद रखिए सरहुल। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। ठीक, केरल में ओणम के अवसर पर नौका दौड़ होती है। ठीक है, और पंजाब में लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। ठीक, इतनी चीज़ें यहाँ पर हैं। अब आगे देखते हैं इसमें। ठीक, अब देखिए इसमें देखिए सहरसा जिले का हूँ और मेरी मातृभाषा मैथिली है। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, सहरसा जिले में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मैथिली भाषा बोली जाती है। ये इसलिए क्योंकि बिहार से संबंधित चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए बिहार में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? हिंदी और भोजपुरी तो बोली जाती है। इसके अलावा देखिए मगही, मैथिली, ये भी आपको पता होंगी। अंगिका और वज्जिका, ये 2 याद रखिए, बाकी तो आपको पता ही होंगी कि ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं। और भारत में टोटल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 1652 के आसपास। ठीक, और संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो जो क्वेश्चन बन सकता है बस उसी से पूछते हैं। सिर्फ इनके पूरी ये जो कहानी लिखी है इसमें सिर्फ यही बताया गया है इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की, ये सब चीज़ें दी गई हैं। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इतना बन सकता है इनकी जन्मदिन। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 1891 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। ठीक, इनका जन्म किस जाति में हुआ था? महार जाति में हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये भारत की संविधान की प्रस्तावना दी गई है, इसको देख लीजिए। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इसमें से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है या कौन सा है। ठीक, तो इसको हल्का देख लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये तारीख कौन सी थी? 26 नवंबर 1949 में। ठीक, तो इस तरीके से देखिए हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर दूसरा चौथा पाँचवा छठा ये भी इसी में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सेकंड चैप्टर देखते हैं, ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप। इसमें देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए भारत में लगभग कितने 6 लाख से अधिक गांव हैं। ठीक है, टोटल। अब यहाँ देखिए बिहार के बक्सर जिले में राजपुर गांव है, और राजपुर गांव के बारे में ही यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं कि यहाँ मुख्य रूप से गेहूं, चना, अरहर, मसूर की खेती होती है। और बिहार में जो सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा किस चीज़ की खेती होती है? धान की होती है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए आजीविका के लिए लोग यहाँ पर मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी और सुअर पालन भी करते हैं। दूध उत्पादन के लिए पशुओं को भी पालते हैं। ठीक, राजपुर गांव के लोग। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पे जो कहानियाँ लिखी हैं इससे कोई क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं बन सकता। ठीक, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ उन्हीं को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए बड़े किसान अपने पास 1 या 2 मजदूर साल भर के लिए रखते हैं, इन्हें हलवाहा कहा जाता है। ठीक, हलवाहा किसे कहा जाता है? कि जो बड़े किसान होते हैं वो अपने पास 1-2 मजदूर रखते हैं साल भर के लिए, पूरे साल 365 दिन के लिए। तो जो 365 दिन के लिए जो मजदूर रखा जाता है, बड़े किसान रखते हैं, उनको हलवाहा कहा जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आगे देखिए संतोष जैसे मजदूर परिवार जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं होती, कृषक मजदूर कहलाते हैं। तो संतोष का मतलब यहाँ पे ऐसे जो भी मजदूर होते हैं जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं होती है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? कृषक मजदूर कहा जाता है। ठीक, कृषक मजदूर किसे कहा जाता है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, अब देखिए आगे देखते हैं। ठीक, तो ये देखिए दूसरे चैप्टर में भी कुछ खास नहीं था। अब चौथा चैप्टर सीधे हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए ये है लेन देन का बदलता स्वरूप। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन पूरे 15 से 20 मिनट की वीडियो में मिल जाए तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, यहाँ से देखिए अनाज की मात्रा या वस्तुओं की संख्या का निर्धारण परंपरा या आपसी बातचीत से तय होते थे। इस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। स्पष्ट रूप से अगर देखें, जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री दूसरी वस्तु के माध्यम से किया जाता है तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। मतलब एक वस्तु देके दूसरी वस्तु ले लें, इसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। और दूसरी प्रणाली जो है वो आप लोग देखिए यहाँ पर है आगे। ये तो सिक्के दिए गए हैं, तो सिक्कों के बारे में कुछ खास क्वेश्चन आएगा नहीं। अब देखिए दूसरी प्रणाली, जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री मुद्रा अथवा रुपए पैसे के माध्यम से किया जाता है तो उसे मुद्रा विनिमय प्रणाली कहा जाता है। मतलब हम लोग जो ऐसे पैसा देके चीज़ें लेते हैं तो इसको मुद्रा विनिमय प्रणाली कहा जाता है। सर्वप्रथम धातु मुद्रा का चलन शुरू हुआ था। मतलब वस्तु मुद्रा के बाद, जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसके बाद धातु मुद्रा का चलन शुरू हुआ था। इसमें लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी आदि का प्रयोग किया जाता था। भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने थे। दिल्ली की गद्दी पर बैठे शेरशाह सूरी ने ऐसा ही एक चांदी का सिक्का चलाया जिसे उसने नाम रुपया दिया था। ठीक, तो रुपया नाम किसने दिया था? सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने। भारत में मुगल साम्राज्य के समय में मुद्रा के रूप में सोने की मुहर, मतलब 3 तरीके की मुद्रा चलाई गई थी। सोने की जो होती थी उसको मुहर कहा जाता था, चांदी का रुपया, और तांबे का बना होता था उसको दाम कहा जाता था। ठीक है, परंतु आज जो सिक्के चलते हैं वो काहे के बने होते हैं? एल्युमिनियम और निकिल के। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एल्युमिनियम तथा निकिल के आज के सिक्के बने होते हैं। ठीक, अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, प्लास्टिक मुद्रा किसे कहते हैं? तो प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है एटीएम और सह डेबिट कार्ड। जो डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, ये इस टाइप की जो मुद्रा है इसको प्लास्टिक मुद्रा भी कहा जाता है। ठीक, तो ये आपका चौथा चैप्टर हो गया। आप 5वां देख लेते हैं। ये 5वां चैप्टर है, इसको देख लेते हैं। इसके बाद एक चैप्टर और है और हमारा कक्षा 6 की जो पॉलिटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं इसमें, यहाँ से। ठीक, यहाँ पर देखिए यंग इंडिया पत्रिका है, ये इसके संपादक कौन थे? महात्मा गांधी, 1931 में। ठीक है, तो यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी? महात्मा गांधी ने। कब? 1931 के आसपास। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले वोट देने का जो अधिकार है महिलाओं को कहाँ मिला था? सबसे पहले महिलाओं के लिए। ठीक है, 1902 में ऑस्ट्रेलिया में मिला था, 1920 में अमेरिका में, 1928 में इंग्लैंड में, और उसके बाद फ्रांस, भारत, इटली, जापान आदि देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किए गए संघर्षों एवं समानता के विचार के कारण वर्तमान समय में भारत में सभी औरतें व मर्दों, गरीब या अमीर या गरीब तथा अभिवंचित वर्ग के लोग मत दे सकते। इसमें कोई विभेद नहीं है। इस अधिकार को सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहा जाता है। ठीक,
आगे देखते हैं। अब देखिए ग्राम पंचायत नवहट्टा सहरसा में, देखिए सहरसा में नवहट्टा, अगर मतलब बिहार से संबंधित कोई चीज़ आती है तो मैं थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर देता हूँ कि अगर नवहट्टा पंचायत कहाँ पे, नवहट्टा पर पंचायत जो है वो सहरसा जिले में है। ठीक है। अब देखिए इसी तरह कई स्तरों पे विवाद होता है। ग्रामीण या राष्ट्रीय कृष्णा, जैसे देखिए कृष्णा कावेरी नदी विवाद दो राज्यों तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। सतलुज कृष्णा कावेरी विवाद दो राज्यों तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। सतलुज नदी विवाद हरियाणा और पंजाब के बीच में है। किसानों की उपजाऊ भूमि सरकार द्वारा लेकर उद्योग स्थापित करने के कारण उत्पन्न विवाद बिहारी छात्रों द्वारा एवं लोगों के साथ अन्य प्रांतों में हुए गलत व्यवहार से उत्पन्न विवाद, ये सब आते हैं। ठीक है। अब देखिए ये कृष्णा और कावेरी नदी का विवाद किन दो राज्यों के बीच में है, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये क्वेश्चन एक बन सकता है। दूसरा है सतलुज नदी विवाद किसके बीच है, हरियाणा और पंजाब के बीच में। ठीक, तो ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए इसको मैंने हाईलाइट किया था, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, तो ये हमारा 5वां चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, इसमें यही क्वेश्चन बन सकते हैं। तब 6ठा देख लेते हैं। ठीक है, ये कक्षा 6 का हमारा लास्ट चैप्टर है, क्योंकि 7वां चैप्टर आपका है सड़क सुरक्षा से संबंधित। उसमें यही सब दिया गया है, नीली बत्ती का कार्य क्या होता है, लाल लाइट रेड लाइट जलती है तो रुकने का संकेत देती है, हरी है तो चलने का संकेत देती है। ठीक है, तो उसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, 6 चैप्टर ही आखिरी चैप्टर आपका है। ठीक, तो देखते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और 6 क्लास कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग 7th और 8th अच्छे से करेंगे, क्योंकि उसमें मैटर है अच्छा खासा। अब देखिए ये इसमें देखिए आरक्षण व्यवस्था से संबंधित है। बिहार राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में एक अलग तरह की आरक्षण व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। इसका निर्धारण स्थानीय स्तर पर जिला पदाधिकारी करते हैं। हमारे यहाँ अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए अब सभी पदों की आधी सीटें 50% मतलब आरक्षित की गई हैं। यही आप लोगों ने देखा होगा बिहार की जो शिक्षक भर्ती है उसमें भी 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है इसी के आधार पर। ठीक है, आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं। अब यहाँ पे देखिए, गांव के ज़मीन को नापना और उनका अभिलेख रखना हल्का कर्मचारी का काम होता है। हल्का कर्मचारी कौन होता है, जो गांव में ज़मीन को नापने और अभिलेख रखने का कार्य करता है। इसको पटवारी, लेखपाल, ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो भी कहते हैं। मतलब हल्का अधिकारी कोई भी हो सकता है, पटवारी हो सकता है, लेखपाल हो सकता है, ग्रामीण अधिकारी हो सकता है या कानूनगो हो सकता है। ठीक, हमारे यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी को हल्का कर्मचारी कहते हैं। हल्का कर्मचारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। वह कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। नक्शे के आधार पर बने खसरे पंजी के अनुसार वह जमीन का रिकॉर्ड रखता है। हल्का कर्मचारी के पास खेत नापने हेतु लोहे की लंबी जंजीर होती है। लोहे की जो जंजीर होती है इसे क्या कहा जाता है, जरीब कहा जाता है। ठीक, जरीब कहा जाता है। ठीक, अब देखिए एक नया कानून हिंदू अधिनियम धारा 2005। इसमें देखिए जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेती के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है। नए कानून के मुताबिक बेटों बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। ये कब आया था, हिंदू अधिनियम धारा 2005 में। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए शहर में भी जनसंख्या के आधार पर प्रशासन का निर्माण किया जाता है। बड़े शहरों के लिए नगर निगम, बड़े शहरों के लिए क्या होता है, नगर निगम। ठीक है, स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत। छोटे शहरों के लिए नगर परिषद या फिर नगर पालिका तथा कस्बाई शहरों के लिए नगर पंचायत की स्थापना की गई है। बिहार राज्य में कोई महानगर नहीं है। ठीक है, जैसे यूपी में काफ़ी महानगर हैं लेकिन बिहार में कोई भी महानगर नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ केवल नगर निगम, मतलब बिहार में केवल नगर निगम है, नगर परिषद मतलब नगर पालिका और नगर पंचायत है। नगर परिषद मध्यम स्तर के शहरों जिनकी संख्या, अब देखिए नगर परिषद क्या होती है, जिसकी जनसंख्या 40,000 से 2 लाख के बीच में होती है, वो नगर परिषद कहलाती है। वहाँ स्थापना की जाती है। उसी प्रकार छोटे शहर जो गांव से शहर का रूप लेने लगते हैं वहाँ नगर पंचायत बनाई जाती हैं। ठीक, आगे देखिए बिहार में पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में की गई थी। बिहार में पटना नगर निगम की जो स्थापना है वो कब की गई थी, 1952 में। ठीक,
बिहार के अन्य शहरों मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, गया, आरा, बिहार शरीफ, पूर्णिया, कटिहार और मुंगेर में भी नगर निगम की स्थापना की गई। तो ये सारे नगर निगम क्षेत्र हैं बिहार के। ठीक है। पटना नगर क्षेत्र को 72 क्षेत्रों मतलब वार्डों में बांटा गया है। निगम परिषद अपने निर्वाचित सदस्यों में से एक महापौर एवं एक उप महापौर चुनते हैं। ठीक है। मेयर, महापौर मतलब मेयर को चुनते हैं। यहाँ पर महापौर निगम परिषद का अध्यक्ष एवं सभापति होता है। निगम परिषद की बैठक प्रत्येक माह होती है। ठीक। अब देखिए सूरत की कहानी। अब देखिए बस इतना है कि सूरत में जो प्लेग फैला था, या फिर 1994 में सूरत में कौन सा रोग फैला था, तो प्लेग फैला था। ठीक है। प्लेग कहाँ फैला था, सूरत में फैला था। कब फैला था, 1994 में। ठीक है। तो ये चीज़ आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक। तो इस तरीके से आपका जो कक्षा 6 की पूरी बुक है वो कंप्लीट हो गई है। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 7th क्लास की बुक स्टार्ट करेंगे। 6 में थोड़ा ही मैटर था, फिर भी आप लोगों को कैसी वीडियो लगी आप लोग जरूर बताइएगा। और जल्द से जल्द आपकी कक्षा 8 तक की सारी बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है। जो वादे के अनुसार मैंने 5 अगस्त तक कहा था वो उससे पहले ही उम्मीद है कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।